गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। एंड आज हमारे साथ शो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, डॉक्टर विधि पटानिया। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। एंड मैम जो है वो MA इन साइकोलॉजी एंड MD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं, और मैम के साथ आज हम शो में बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि अक्सर ऑलमोस्ट अब तो हर घर की कहानी बन चुका है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर एक बच्चा ना हो और बच्चे को लेकर, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर माँ बाप उनके परेशान ना हो। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैम से पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा मैम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अभी भी एक मतलब थेरेपी को लेकर ना पेरेंट्स जो हैं, और पेरेंट्स क्या नॉर्मल लोग भी इतने खुले नहीं हैं। अभी भी एक स्टिग्मा है, एक टैबू बना हुआ है कि थेरेपी लेना ओ माय गॉड कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो इस पर मैम आप क्या कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, पेरेंट्स को, कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। मेंटल हेल्थ हमेशा से एक टैबू इसलिए रही है क्योंकि हमारे समाज में कभी इसको हमारी हेल्थ का हिस्सा नहीं माना गया। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और जब हम पूरी इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ को हम अलग रख करके बात नहीं कर सकते। तो जैसे आपके दांत में दर्द होता है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो और आप उसको छुपाते नहीं हो। आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हो और आपको कोई शर्म नहीं आती। वैसे अगर आपको लगता है कि आपसे अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है या आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक वैसे ही साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास जाना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और प्लीज़ आप जाइए, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है ना तो आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, आपके परिवार की मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपके आसपास के लोग अच्छे हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एंड इसी पर मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर, तो बच्चे अक्सर आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो ये जो लाइक्स और ये जो व्यूज़ हैं, ये क्या उनके मतलब उनके लिए एक इनसिक्योरिटी बन जाते हैं? क्या उनके सेल्फ एस्टीम पर ये अफेक्ट करता है? बिल्कुल, सोशल मीडिया क्योंकि बहुत आसान तरीका है, डोपामीन रिलीज करने का बड़ा आसान तरीका है कि हम स्क्रॉल करते जाते हैं, रील्स देखते जाते हैं और हमें मज़ा आता है और समय बीत जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हम दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे होते, परेशानी से हट रहे होते। लेकिन अल्टीमेटली ये जो आपका आसान तरीका है ना, वो आपको बीमार कर देगा, आप उसकी आपको एडिक्शन हो जाएगा। दूसरी बात पे आपके आते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे जा रही है, क्योंकि वो गवर्न हो जाते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन से। एक मान लीजिए किसी किशोर बच्चे ने अपनी फोटो डाली और उसको कम लाइक्स आए, तो वो ये नहीं देखता उसकी सेल्फ इमेज जो है वो बाहर सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है कि अगर 100 लाइक आए तब तो मैं सुंदर हूँ, अगर लाइक कम आए तो मैं शायद सुंदर नहीं हूँ। तो ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से जो एक जाल सा बुन जाता है उनके सेल्फ एस्टीम के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपने अंदर देखो, अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उन पे काम करना शुरू करो। बात तो सही है कि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा जब हम पर हावी हो जाता है तो इट्स वेरी डेंजरस। और इसी पर मैम सोशल मीडिया की बात करिए तो आजकल साइबर बुलिंग होता है। वैसे बुलिंग तो बच्चों के साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में भी होती थी, बट अब उसे बैन कर दिया गया है किसी हद तक। पर फिर भी बच्चे ऐसा करते हैं कि पेरेंट्स तक की बात नहीं पहुंचने देते हैं और खुद ही सफ़र करते रहते हैं उस बुलिंग के साथ। और आजकल सोशल मीडिया पर भी बुलिंग होती है, तो क्या ये भी एक रीज़न है कि उनके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सामने आ रहे हैं? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपसे कहा, बॉडी शेमिंग हो गई या सोशल मीडिया पे बुलिंग हो गई, साइबर बुलिंग की तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं, ये ब्रेकअप हो गया उसको लेकर के, पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के, या अचानक से आजकल मैं देखती हूँ कि टीनेजर्स के ब्रेकअप हो जाते हैं तो अचानक वो ऐसी चीज़ें पोस्ट करने लगते हैं जैसे वो कितने बड़े दुश्मन रहे हुए एक दूसरे के, जैसे वो कभी प्यार में थे ही नहीं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग। बच्चे पेरेंट्स से इसलिए नहीं कह पाते, मैं यहाँ कहूँगी कि पेरेंट्स वो कॉन्फिडेंस ही नहीं जीत पाते हैं बच्चे का कि बच्चा आकर के अपनी हर प्रॉब्लम आपको बताए। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए कि जब बच्चा छोटा होता है और वो रोता है तो हम कहते हैं चुप हो जाओ, और हंसता है तो हम कहते हैं बेटा एक बार और हंसो, फिर से हंसना, ताली बजाओ। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को
ये सिखाते हैं कि जो खराब इमोशंस हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, उनको आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करना नहीं है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। बचपन से बहुत नॉर्मल, बड़ा अननोइंगली हम सब करते हैं। जब बच्चा रोता है तो हम बोलते हैं शांत हो जाओ, गुस्सा करता है हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। और जब वो खुश हो रहा होता है, डांस कर रहा होता है, हम कहते हैं एक बार और। अभी हम मेरा बेटा डांस कर, वेरी वेरी स्मॉल बेबी, टॉडलर के साथ भी। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बच्चे के दिमाग में बैठ जाती हैं लर्निंग में, कि जब उसके साथ कोई परेशानी भी होती है, उसको यही पता है कि ये इमोशन में तो मैं खराब फील कर रहा हूँ, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस टू माई पेरेंट्स। तो बच्चों को शुरू से ये बताना कि चोट लगना भी नॉर्मल है, आपकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी नॉर्मल है। आप उनके बारे में बात करिए, उनका सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि स्केप करिए। यू नो, आप बच्चे स्केप करते हैं, खुद में रखते हैं उस बुलिंग को, या अपने फ्रेंड्स से सोचते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ये गलत अप्रोच है और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। इंट्रोगेट मत करिए, बच्चे के साथ आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि बच्चा पहला ही इंसिडेंट अगर साइबर बुलिंग का उसके साथ हो रहा है तो कंफर्टेबली आके आपको बता सके। मैम आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। आई थिंक मेरे एकदम से ऐसे दिमाग खुल गया ये एग्जाम्पल सुन के कि भाई बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है अक्सर, और बच्चों से ऐसा ये मतलब शुरू होता आ रहा है, बचपन से ही हमारे साथ भी हुआ है एंड अभी बच्चे भी फेस करते होंगे। तो ये बात आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी है कि बच्चों को हर इमोशन के बारे में बताना, हर इमोशन नॉर्मल है ये फील करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी पर मैम आपने एक और बात करी थी कि एस्केपिज्म को लेकर, तो उस पर मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर आजकल जैसे एनिमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैन बन चुके हैं एनिमीज़ के, और उनको बहुत पसंद आते हैं ये सब कुछ। वैसे अच्छा है, क्रिएटिव है, पर बात ये है कि एनिमी के कैरेक्टर्स को लेकर, फिर वो जो डीमंस और मॉन्स्टर्स के बिहेवियर को लेकर, फिर वो भी उनका बिहेवियर भी वैसा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनके मेंटल हेल्थ पर। देखिए, अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। एनिमी पे जाते हैं वो एस्केपिज्म यानी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक सीख रहे हैं, कम्युनिटी पे डिस्कशन हो रहा है और वो अपनी परेशानियां डिस्कस कर रहे हैं, उससे उनको शायद सोल्यूशन भी मिल जाता है। इसको एक थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट है इसका, मैं उससे डिनाई नहीं कर रही, बट ओवर इन्वॉल्वमेंट, ओवर इंडल्जेंस और रियलिटी से बिल्कुल दूर चले जाना और सारा टाइम एडिक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होना, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हर बच्चे के लिए हो जाता है। तो मैं कहूँगी सोच समझ करके हर प्लेटफॉर्म का यूज़ करें और समझें कि एक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी और इस तरीके की अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। राइट मैम। एंड अभी तो एग्ज़ाम सीजन भी है, बच्चे एग्ज़ाम्स के प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये एग्ज़ाम्स के प्रेशर को कैसे डील कर सकते हैं बच्चे? एग्ज़ाम का प्रेशर बेसिकली कुछ नहीं है, ये सोसाइटी का बिल्टअप किया हुआ प्रेशर है कि जब आप हमारे देश में बेसिकली हमें हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से जाना जाता है और परफॉर्मेंस हमारी नंबरों के हिसाब से आती है। तो अगर बच्चे एक स्टडी स्किल्स अपनी अच्छे से डेवलप कर सके, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, तो वो नंबर तो अच्छे पा लेंगे, बट साथ ही साथ एज अ सोसाइटी ये भी हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि नंबर सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। आपकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने सेल का स्ट्रक्चर जो क्लास 5th में पढ़ा था, अगर आज भी आपको याद है 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, और आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, बेशक बायोलॉजी में आपको 10 में से 5 नंबर मिले हो, बट आज आप सफल हैं। लेकिन अगर आपने एक दिन रटा और अगले दिन 100 नंबर पा गए और अब आपको कुछ भी याद नहीं है, तो वो पढ़ाई सिर्फ रोट मेमोरी है और कुछ भी नहीं है। तो अच्छी स्टडी स्किल्स रखिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग, उसकी मीनिंगफुलनेस को समझिए कि जो हम चीज़ें सीख रहे हैं उसकी लर्निंग हमें अच्छे से समझ में आए। इंटरेस्ट नहीं होता आपका जिस सब्जेक्ट में, उसको भी समझिए कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं या हमारी स्किल का सब्जेक्ट नहीं है। और पेरेंट्स एंड स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो हम सारे बच्चों को 90s में नंबर आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली मैम, इसी पे मेरे को एक और माइंड में से थॉट आया कि पेरेंट्स की ना हमेशा बच्चों से अलग ही एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि शर्मा जी की बेटी की 98% है तो तुम्हारे 99 आने चाहिए। तो बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस पर मतलब कंपटीशन समझते हैं और फिर वो अपने अंदर इतना स्ट्रेस भर लेते हैं, एंजाइटी हो जाती है, फिर काफ़ी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बच्चों की लाइफ में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स को मैम थोड़ा सा समझाइए ना कि ये सब ना करें। सबसे पहले तो पेरेंट्स अपनी एंजाइटी को कम करें, क्योंकि हम आजकल के पेरेंट्स जो हैं, जो उनके एम्स अनफुलफिल्ड रह गए हैं, उसका रिफ्लेक्शन अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। मेरा यूपीएससी नहीं निकला तो चलो मेरे बेटे को मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाऊंगा और यूपीएससी। पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को समझें
Right. कि वो क्या कर सकता है, शायद वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा हो, ह्यूमैनिटीज में ना अच्छा हो। Right. तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चा डिफरेंट होता है। अब शर्मा जी का बेटा शर्मा जी का बेटा है और वर्मा जी का बेटा वर्मा जी का बेटा है, और ये डिफरेंस है। डिफरेंस कहीं भी आपको कमतर नहीं बनाता, यू नो। जब हम डिफरेंस को डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में देखने लगते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो जिस दिन हम एडमिट कर लेंगे कि वो शर्मा जी का बेटा है और ये मेरा बेटा है और उसकी कैपेबिलिटीज अलग है, यूनिकनेस को एडमिट करिए। आप इंस्पिरेशनल चीजें बता सकते हैं बच्चे को, पर जब आप ऐसे क्रिटिसिज्म करते हो, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, Right. बच्चे पे बहुत दबाव आ जाता है। और आपने तो खुद ही एक बार बना दिया ना कि शर्मा जी के बेटे जितना ही जाना है। हो सकता है आपका बच्चा 100% भी पा सकता है, बट आपने खुद ही एक बार सेट कर दिया कि यू हैव टू, तुम्हें बिल्कुल शर्मा जी के बेटे जैसा होना है। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए हम किस तरीके की बातें अपने बच्चों से करते हैं। राइट, बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है कि पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों को भी टाइम दे, उन्हें समझे, उनके बारे में जाने कि आखिरकार वो किस चीज़ में बहुत अव्वल हैं, किस चीज़ में बहुत आगे हैं। तभी मुझे लगता है कि बच्चे भी अपने माँ बाप को समझ पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे, उनसे घुल मिल पाएंगे। एग्जैक्टली। और मैम इसी पे मुझे एक और क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछना है। लाइक मैम, बच्चों के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो शुरू होते हैं जब, तो वो क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए? मतलब कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ टैंट्रम्स हैं, इट्स नथिंग, लाइक मेंटल हेल्थ इशू तो कोई है नहीं, ये इसके बस ड्रामे हैं। तो वो जो पेरेंट्स बच्चों के इश्यूज को ड्रामे समझते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें इग्नोर नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला तो स्लीप, ओके, एपेटाइट, ओके, हाइजीन। ओके। ये बहुत सुनने में बहुत नॉर्मल सी चीजें लगती हैं। बच्चे के डार्क सर्कल आने लग गए, आप अलर्ट हो जाइए। बच्चा रात रात भर सोता नहीं है, आप अलर्ट हो जाइए। बच्चे का खाना अचानक बहुत कम हो गया है या बहुत ज्यादा खाना खाने लग गया है ना, प्रेफरेंस मीठे पे प्रेफरेंस बहुत बढ़ गई है, अकेला रहने लग गया है, कमरे को बंद करके रहने लग गया है, आपसे घुलना मिलना उसने बंद कर दिया है, कोई गेस्ट आता है तो वो तुरंत अंदर चला जाता है, आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके उसने बातें करना कम कर दिया है, आपसे इंटरेक्शन उसने कम कर दिया है। खाने पे वो प्रेफर करता है कि एक साथ सब लोग डिनर ना करें। किसी सोशल गैदरिंग में आप जब जाते हैं तो वो हमेशा रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मुझे वहां पे नहीं जाना। बहुत छोटे बच्चों में स्कूल रिफ्यूजल, स्कूल नहीं जाना, या स्कूल जाने से ठीक पहले पेट में दर्द होना, दांत में दर्द होना, बुखार होना। ये सुनने में लगता है कि फनी सी चीज है, बच्चा नाटक कर रहा है, बट उस नाटक के पीछे भी कोई स्ट्रेसर होता है। हमारा काम होता है कि हम उस स्ट्रेसर को पकड़े। साइकोजेनिक वोमिटिंग होती है कई बार बच्चों में, साइकोजेनिक स्टमक एक्स होते हैं, हेडेक्स होते हैं, इनको समझना है। जैसे बच्चे अचानक से बहुत सर दर्द की शिकायत करते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, छोटे बच्चों में सिर दर्द नहीं होता। तो अगर वो सिर दर्द की शिकायत कर रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट की शिकायत कर रहा है, तो इसको हमको इग्नोर नहीं करना। तो जैसे मैंने आपसे कहा, बिल्कुल बेसिक चीजें, नींद, खाना पीना, उसकी नहा नहीं रहा, 15-15 दिन से नहीं नहा रहा, या बहुत ज्यादा क्लेanलीनेस करने लग गया, तो कोई ना कोई स्ट्रेस है जो उसको ट्रिगर करता है। और अकेलापन, बच्चा जब अलूफ रहना शुरू कर दे, बिल्कुल इंटरेक्ट ना करे, ट्रिगर वो रेड फ्लैग्स हैं, आपको समझना चाहिए। बच्चों के जो स्लीप साइकिल होता है वो जब खराब होना शुरू हो जाए, या फिर तो क्या है कि जो स्लीप साइकिल है ये भी एक रीज़न बनता है कि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक डिप्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज रात रात भर सोना नहीं है, स्क्रॉलिंग करना है, सोशल मीडिया पर देखते रहना है चीज़ें, तो ये भी एक रीज़न है। देखिए, दिन जो बने हैं वो जागने के लिए बने हैं और रातें जो है वो सोने के लिए बनी हैं। हमारा शरीर भी ऐसे ही काम करता है। मेलानिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक केमिकल होता है जो ब्रेन से निकलता है, और जब वो निकलता है तो आपको धीरे धीरे नींद आती है और आप सोते हो। लेकिन जब आप सारा टाइम ब्लू लाइट के आगे रहते हो या आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, तो इसका सिक्रीशन कम हो जाता है और आपको नींद नहीं आती है। जब लंबे समय तक आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हो, स्लीप का काम क्या है, जो दिन भर हमने सीखा है उसका कंसोलिडेशन करना। जैसे आप जिम जाते हो तो एक दिन रेस्ट दे लेते हो ना, तो दिन भर की जो खटपट चल रही है दिमाग में, जब हम स्लीप में होते हैं तो उसका रिकवरी हो रही होती है, रिपेयर हो रहा होता है, मेंटेनेंस हो रहा होता है। लेकिन अगर हमने सारे दिन खटपट तो की है, रिकवरी के लिए हमने टाइम नहीं दिया अपनी सेल्स को, तो आप सोचो क्या होगा ऐसे ब्रेन का। इरिटेबिलिटी होना, फिर आपका एडजस्टमेंट इश्यूज आ जाते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज से आपके बिलोंगिंगनेस इश्यूज आ जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स, आपकी दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि आप तो चिड़चिड़े हो,
Right. और धीरे धीरे करके आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है। बच्चे भी कभी कभी हिचकिचाते हैं थेरेपी लेने से, काउंसलिंग लेने से। पेरेंट्स बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ भैया कोई बात नहीं, थेरेपी लेना ज़रूरी है, थेरेपी लेना इज़ नॉर्मल? डिनायल मोड से हमें आना पड़ेगा बाहर। डिनायल Okay. मोड से हम बाहर कब आएंगे? जब हमें जानकारी होगी। ओके। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो कोई भी जो सिम्टम आ रहा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करे जी। और बच्चे को कन्वे करें। जैसे डिप्रेशन, बच्चा कहता है कि मुझे बिस्तर छोड़ने का ही मन नहीं करता, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, अंधेरे में रहने का मन करता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स सही इंफॉर्मेशन खुद गैदर करें। ये ना बोलें कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, तुम एक बार धूप में निकल के तो देखो सब बढ़िया हो जाएगा। तो सही इंफॉर्मेशन गैदर करके कन्विंस करना बच्चे को कि हाँ बेटा, हम मानते हैं कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम है, बट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, हम आपको सेशन में लेके जाएंगे। राइट। तो बच्चा जब एक बार उसकी रैपो बन जाती है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से, तो वो खुद ही इतना कन्विंस हो जाता है और जब इम्प्रूवमेंट आती है तो आप जाने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें घर से उठ के थेरेपिस्ट तक जाना है, और वो अगर पेरेंट्स कर दे तो वो पेरेंट्स तब भी कर पाते हैं जब वो खुद डिनायल मोड से बाहर आते हैं। उनको लगता है नहीं, हमारे बेटे को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। राइट मैम। है ना? या ये प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ इश्यूज मेरे घर में, अरे वायरल फीवर जैसे हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, तो मेंटल हेल्थ इशू क्यों नहीं हो सकते? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। वही इसी टैबू की मैं बात कर रही थी आपसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब नेगेटिविटी है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर और थेरेपी एंड काउंसलिंग को लेकर, जो चीज़ ना हट जानी चाहिए, क्योंकि अब हम वी आर इन 21st सेंचुरी एंड कितना सब डेवलपमेंट होती है हर चीज़ को लेकर, और हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो कि हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बैठे हैं। तो हमें उनके पास जाना चाहिए, और थेरेपी लेना, काउंसलिंग लेना बहुत नॉर्मल है, हर किसी को लेनी चाहिए। आजकल तो सेलिब्रिटीज भी बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं एग्जैक्टली। कि कभी ना कभी अपने जीवन में किसी का लो फेज आता ही आता है, तो उससे उबरना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ रुक जाना मेरे ख्याल से कोई सही अप्रोच नहीं। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि जब मैं अपने घर जाती हूँ, गांव जाती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो पूछते हैं किस चीज़ की डॉक्टर हो। जब मैं उनको बताती हूँ दिमाग की डॉक्टर हो, तो वो मुझे न्यूरो सर्जन समझ लेते हैं। फिर मैं बताती हूँ नहीं, मैं दिमाग की सर्जरी नहीं करती, जो परेशानी को सॉल्व करते हैं, तो भी वो समझ नहीं पाते कि मैं किस चीज़ की डॉक्टर हूँ। पर जब मैं उनको कहती हूँ कि मैं पागलों की डॉक्टर हूँ, वो झट से समझ जाते हैं कि मैं किस चीज़ की डॉक्टर हूँ, और वो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि अरे इस चीज़ के डॉक्टर हो। अच्छा, हमारे समाज में आज भी इस वर्ड को यूज किया जाता है जो कि सही नहीं है जी। थेरेपिस्ट के पास आने वाला हर व्यक्ति पागल नहीं है जी। और इसकी वजह से लोगों पे इतना लोड है कि वो इन पर्सन थेरेपिस्ट के पास आके मिलना नहीं चाहते जी। कि मेरे पास अगर कोई आएगा तो वो पहले ही, चाहे बेशक वो मेरे पास एक चाय पीने ही आए हो, वो समझ जाएंगे इनको कुछ दिमाग की परेशानी है, इसलिए उनके पास डॉक्टर विधि के पास गए। तो इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट अपनी बनाई है, एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है yoursmentally.com। यहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं जी। आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड है। आपके अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप अपने कमरे में बैठ करके साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। आपको कहीं निकल के नहीं जाना है, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप क्लिनिक पे गए थे, और कोई नहीं पूछेगा कि क्लिनिक पे आपकी क्या बात हुई। 1-to-1 आप अपने साइकोलॉजिस्ट से डील कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है yoursmentally.com। अगर आपको कोई स्ट्रेस इशू, रिलेशनशिप इशूज, एंजाइटी इशू, किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो आप यहाँ हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया।